फॉर टुडे इज अबाउट द फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट्स इन इंडिया। कल हमने फॉरेस्ट फायर्स, वाइल्ड फायर्स पढ़े थे यूरोप के केस में, आज हम पढ़ रहे हैं इंडिया के केस में। ओके, सो एज पर द लेटेस्ट डेटा फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मोर देन 5 लाख इंसिडेंट्स ऑफ फॉरेस्ट फायर जो है हमें देखने को मिले हैं फ्रॉम जस्ट 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया। यानी कि बहुत कम जगह से इतनी ज़्यादा वाइल्ड फायर्स आपको यहाँ पर देखने को मिली है, विच अकाउंट नियरली फॉर 50% ऑफ इंडियाज फायर इंसिडेंट्स। फॉरेस्ट फायर्स अगेन अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये क्यों हो रही हैं फॉरेस्ट फायर्स। सो इन 2019 द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एज वी ऑल नो कि इंडिया ने एक अथॉरिटी बनाई हुई है, अर्थक्वेक्स हो, सुनामी हो, वाइल्ड फायर हो, कोई भी नेचुरल इंसिडेंट हो, वो कौन देखेगा? NDMA देखेगा। ठीक है, एंड इट रिकॉग्नाइज फॉरेस्ट फायर एज अ नेशनल डिजास्टर अंडर द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। उन्होंने इसको एक डिजास्टर बोला बिकॉज डिजास्टर क्या है? जो बहुत सारे लेवल पर हमारे एनवायरनमेंट को, हमारी बायोडाइवर्सिटी को, हमारी पॉपुलेशन को हार्म करता है, वो चीज़ डिजास्टर होती है। सिमिलरली वाइल्ड फायर्स भी क्या है? नेचुरल डिजास्टर्स है। ठीक है, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इसको एक डिजास्टर क्लासिफाई करा है। राइट, एज पर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, 36% इंडिया के जो फॉरेस्ट कवर है वो वल्नरेबल हैं। फॉरेस्ट फायर्स बार बार जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोनाउंस्ड रहती हैं। 2.81% इज एक्सट्रीमली फायर प्रोन एंड 7.85 इज हाईली फायर प्रोन। तो काफ़ी ज़्यादा जो एरिया हमारे फॉरेस्ट का है उसमें वाइल्ड फायर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट्स हमने पढ़े कि टॉप 5 स्टेट्स कौन कौन से हैं, लेट्स सी। ठीक है, तो अकाउंटिंग फॉर नियरली 50% ऑफ द फायर इंसिडेंट्स, दीज आर ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। अब ये क्या सारे टेम्परेट बेल्ट में आ रहे हैं या ट्रॉपिकल में आ रहे हैं? These are falling in the tropical parts, right? तो ये वाले स्टेट्स ज़्यादा प्रोन है वाइल्ड फायर्स के लिए, क्योंकि कल हमने यूरोप के केसेस में डिस्कस करा था कि जितनी ज़्यादा आपके पास ग्लोबल वार्मिंग होगी, हीट इंक्रीज होगी, वाइल्ड फायर्स होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हीट सेंट्रल एरियाज में देखने को हमें मिल रही है। ठीक है, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा प्रोनाउंस हो रही हैं वाइल्ड फायर्स। टॉप 3 स्टेट्स विद द हाइएस्ट फायर इंसिडेंट्स आर उत्तराखंड, ओडिशा एंड छत्तीसगढ़। फैक्टर्स दैट हेल्प स्प्रेड फॉरेस्ट फायर्स, ये हमने कल भी करा। अगर ड्राई वेजिटेशन है, ड्राई क्लाइमेट्स है काफ़ी ज़्यादा, तो वो जो है फायर लगाने में ज़्यादा हेल्पफुल होंगे रादर देन वेट क्लाइमेट्स। तो ड्राई क्लाइमेट है, एरिडिटी बहुत ज़्यादा है, नॉर्मल डे टेम्परेचर से काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हमें देखने को मिल रहा है, स्काईज क्लियर है एंड विंड्स थोड़ी सी काम विंड्स हैं, हाई ट्री डेंसिटी वहाँ पर है। तो जहाँ पर ट्री की डेंसिटी, ट्री की कैनोपी बड़ी होगी, जैसे कि हमने एनवायरनमेंट में पढ़ा था ना कि ऊपर वाला पार्ट लीव्स एंड ऑल वो सारी कैनोपी बनती है, और इसको जल्दी से फायर कैच होगी या इस पार्ट को? ऑब्वियसली कैनोपी वाली साइड को ज़्यादा फायर कैच होगी जल्दी, वो हल्की होती हैं जो लीव्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर ज़्यादा कैनोपी होगी, अगर डेंस फॉरेस्ट होंगे, वो ग्रीन फॉरेस्ट होंगे, वहाँ पर और ज़्यादा वाइल्ड लाइफ जो है वो खतरा बनकर खड़ी हो जाएगी। राइट, So as per the Forest Survey of India, severe fires commonly occur in the dry deciduous forest. Dry areas already हमने पढ़ लिया, wet से ज़्यादा कहाँ पर आग लगने के chances होते हैं? Dry में. Okay? Then next part हमारे पास आता है causes of forest fires. Lightning strikes. Then we have spontaneous combustion of dry vegetation. Already discussed yesterday. एंथ्रोपोजेनिक या मैनमेड कॉजेज क्या क्या है? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर चल रहा है, जिससे कि अगर जरा सी भी हमारे पास जो है वो थोड़ी सी भी अगर आग हमारे पास जो है वो बाहर आ जाती है, थोड़ी इधर उधर लग जाती है किसी भी ट्री को, देन वो एकदम से जो है फॉरेस्ट फायर कैच कर लेता है। ठीक है, तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, केयरलेस ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि डिस्कार्डेड सिगरेट बट्स, अनअटेंडेड कैंप फायर्स एंड ऑल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, कई बार कैंप फायर्स हम करते हैं, हम कैंप्स वगैरह जो है वो लगाते हैं। ठीक है, कैंप्स में रहते हैं तो कई बार वो बॉन फायर एंड ऑल करते हैं, एंड कई बार क्या होता है कि ह्यूमन नेग्लिजेंस की वजह से हम वो जलता ही छोड़ देते हैं, और मे भी किसी ना किसी रीज़न की वजह से वो छोटी सी आग एक बहुत बड़े वाइल्ड फायर में कन्वर्ट होने को देर नहीं लगाती। ठीक है, सो क्लियर हैं ये सारे के सारे आपको कॉजेस?
ठीक है। सो बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट फायर्स, जब कंट्रोल्ड फॉरेस्ट फायर होते हैं, जैसे स्लैश एंड बर्न का भी फायदा होता है कहीं और नुकसान भी होता है, राइट। तो फॉरेस्ट फायर अगर कंट्रोल्ड वे में लगे तो उसका क्या बेनिफिट होगा। कंट्रोल्ड या प्रिस्क्राइब्ड बर्निंग, या मैन अगर जानबूझकर बर्निंग करता है उस चीज़ की तो उससे क्या फ़ायदा होता है, जो कंबस्टिबल मटेरियल एकदम से जो बढ़ जाता है ना, लीफ लिटर, डिकम्पोजिशन नहीं हो पाती है, तो फॉरेस्ट फायर लगने की वजह से वो सारा मैटर जो है वो खाली हो जाता है, ठीक है। इंप्रूव द नेचुरल फॉरेस्ट रीजनरेशन, हमने इकोलॉजी में पढ़ा था प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी कब आएगी, अगर पहले वाली को फॉरेस्ट फायर लग जाएगी। अगर फॉरेस्ट फायर नहीं लगेगी, सेकेंडरी सक्सेशन कभी प्रमोट होगी, सीरीज आगे बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नेचुरल फॉरेस्ट रीजनरेशन होगी अगर फॉरेस्ट एक बारी जो है वो जल जाएगा तो। एनहांस करेगा बायोडाइवर्सिटी, हाउ, अब जब डिकम्पोजिशन हो गया सारा कुछ, सब कुछ एंड अप हो गया, नए टाइप से अब सक्सेशन हो रही है, तो न्यू ऑर्गेनिजम्स जो है वो यहाँ पर डेवलप होंगे और बायोडाइवर्सिटी, फॉरेज यील्ड्स यहाँ पर ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाएंगी। प्रोवाइड्स बेटर फॉरेज एंड हैबिटेट्स, खाना भी वाइल्ड लाइफ को अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा एंड हैबिटेट भी वहाँ पर और न्यू जो है वो बनने शुरू हो जाएंगे। बट ये सारे किसके हम बेनिफिट्स पढ़ रहे हैं, कंट्रोल्ड फायर है। ये नहीं है कि फायर लगी, जैसे कॉन्गो अमेज़न बेसिन में हम सुनते हैं कि फायर लगी और ख़त्म ही नहीं हुई है ना, कितने कितने टाइम तक वो फायर, फॉरेस्ट फायर लगी ही रहती है। वैसे केसेस नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे कि कंट्रोल भी कर रहे हैं हम साथ साथ, ठीक है। तो उसके बेनिफिट्स हैं, इम्प्रूव द सिल्वी कल्चरल प्रैक्टिसेस, फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, हम इसको इम्प्रूव कर रहे हैं। नेगेटिव क्या है, हमें पता है बायोडाइवर्सिटी का अगर गेन हो रहा है सेकेंडरी सक्सेशन वालों का, तो प्राइमरी वालों का नुकसान भी हो रहा है, वो डिग्रेड भी हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय भी हो रहे हैं। सॉइल एंड वाटर का इम्पैक्ट क्या होगा कि सॉइल की ऊपर वाली लेयर जो है वो सारी बर्न आउट अगर हो गई, अगर कंट्रोल फायर नहीं लगेगी तो टॉप सॉइल जो है जिसमें मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, वो यहाँ से क्या हो जाएंगे, सारे लीच आउट हो जाएंगे और नीचे जाकर वाटर को, ग्राउंड वाटर को वो चीज़ इम्पैक्ट करेगी, राइट। सो इट विल लीड टू हायर फ्लड रिस्क। अगेन क्लाइमेट एंड एटमॉस्फेरिक इम्पैक्ट क्या होगा, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, हमें पता है जो फॉरेस्ट है वो कार्बन को अपने पास होल्ड करके रखते हैं, एक पेड़ काटते हैं तो कितना कार्बन जो है वो बाहर एटमॉस्फेयर में लीक आउट हो जाता है, तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा अगर फॉरेस्ट खत्म हो गए तो। एमिट्स ग्रीन हाउस गैसेस, अब कुछ भी बर्न होगा, फ्लाई ऐश तो जनरेट होती है, उसके साथ साथ आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सब आपका प्रोड्यूस होगा, क्लियर है। देन इट कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लीशन, कुछ भी वार्म हो रही है, ठीक है, बर्न आउट हो रहा है, ठीक है, तो आपके पास वार्म गैसेस निकलेंगी। ग्रीन हाउस गैसेस हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस करी कि काफ़ी ज़्यादा निकलती हैं, जिसकी वजह से ओजोन डिप्लीशन, और ओजोन कैसे डिप्लीट होता है, जब CFCs, HFCs या ब्रोमीन है, क्लोरीन है, ये क्या करता है, हमने ऑलरेडी इनके रिएक्शंस पढ़े हैं कि क्लोरीन जो है वो क्या कर लेता है, किसके साथ रिएक्ट करेगा, ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा और ClO प्लस O2 बनाएगा। अब ये ClO क्या करेगा, ये ClO एक और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, सॉरी, एक और ऑक्सीजन के एटम के साथ जो है वो ज्वाइन करेगा और क्लोरीन और ऑक्सीजन बन जाएंगे। फिर से ये जो क्लोरीन फ्री हुआ है फिर से ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा, तो ओजोन खत्म होती जाएगी यहाँ पर आकर, ठीक है। माइक्रो क्लाइमेट ऑल्ट्रेशन, रिमूवल ऑफ कैनोपी, ऊपर वाली लेयर पेड़ों की खत्म हो जाएगी, कैनोपी खत्म हो जाएगी, एंड इट अब्सॉर्ब्स मोर हीट एंड हायर ग्राउंड टेम्परेचर। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फॉरेस्ट वाइल्ड फायर्स जो बढ़ रहे हैं इंडिया के केसेस में, और कौन से ज़्यादा 5 स्टेट्स हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ बढ़ रही है। दीज आर ओडिशा, MP, छत्तीसगढ़, ठीक है, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर कि उसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, क्योंकि किसी भी चीज़ का अगर बेनिफिट है तो उसका नुकसान भी है, बट कंट्रोल्ड वे में उसका बेनिफिट हम देख सकते हैं कि प्राइमरी सक्सेशन के बाद सेकेंडरी सक्सेशन आएगी। Clear? So this was the topic for today.